मंच की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय शिव प्रसाद दीक्षित जी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय गिरीश चंद्र मिश्र जी, आदरणीय शिव कुमार व्यास जी, आदरणीय सौभाग्यवर्धन जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, अभी आपके समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत करके गए आदरणीय पद्मकांत शर्मा प्रभात जी, मंच का बहुत अच्छा संचालन कर रहे संदीप हमरानी जी, और आज के केंद्रीय व्यक्तित्व वैसे तो केंद्रीय व्यक्तित्व अध्यक्ष जी हैं, लेकिन आयोजन जहाँ पर केंद्रित है वह व्यक्तित्व आदरणीय कमलेश मौर्य मधु जी, व्यवस्था में लगे हुए अनेक सहयोगी, मैं सबका नाम ले सकता हूँ, अगर कोई छूट गया तो समस्या हो जाएगी। सर माइक उठा लीजिए थोड़ा ऊपर। हाँ अब ठीक है। और मेरे समक्ष उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी सुधीजनों, भाइयों और बहनों, आज जिस कृति का अर्पण हो रहा है, मंच के प्रपंच, ये संस्मरण विधा में लिखी गई कृति है और इसके कृतिकार आदरणीय कमलेश मौर्य मृदु जी अपनी प्रतिभा के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। उनके अंदर जो एक शब्द भी प्रयोग किया था प्रभा जी ने, ये जो प्रत्युत्पन्न मति है वो अद्भुत है और वो बचपन से ही थी। फिर धीरे धीरे उसका विकास होता गया और विकास होते होते आज जिस रूप में आपके समक्ष वो प्रतिभा है उसको आशु कवि कहते हैं। वो बातों ही बातों में और बिना लिखे आशु कविता कर लेते हैं। मंच से कोई कवि पढ़ के जाए तो उसको बुलाने के लिए केवल काव्य की पंक्तियां नहीं रचते, बल्कि उसी छंद में रचना करके और उसी लय में गा करके उसको अगले कवि को बुलाते हैं। वंदनीय है। बातें होती रहेंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि मृदु जी की ये चौथी कृति है। पहली कृति जिस समय मंदिर निर्माण का अभियान चल रहा था तो उस समय आपने प्रकाशित की थी, नाम था मंदिर वहीं बनाएंगे। वो छोटी जरूर थी लेकिन बिल्कुल AK-47 की गोली जैसी थी, बहुत ही प्रभावशाली कविताएं उसमें थी। और जो मंच पे आप गाते थे, जिनके कारण आपका देश में नाम हुआ, देश में आपका सम्मान हुआ, उन्हीं कविताओं को उसमें संग्रहित किया था। उसके बाद में सुने अनसुने गीत, ये गीतों का संग्रह है, दूसरी कृति है। और इसमें मुख्य रूप से जो गीत हैं वो आपकी दिवंगत धर्मपत्नी को समर्पित है, उनकी स्मृतियों को समर्पित है। ऐसा ही लगभग मैंने यही कहा। और तीसरी कृति जो है वो
एक खंड काव्य है वन देवी सीता, जिसमें बिल्कुल नया दृष्टिकोण माँ सीता को लेकर के प्रस्तुत किया है आपने। इनकी चर्चा करना उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य है कि ये कृतियाँ आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और ये चौथी कृति मंच के प्रपंच आज लोकार्पित। पिछली जो भी कृतियां आपकी रही, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि लोगों ने वो कृतियां आपसे मांग मांग के पढ़ी और जिनका अधिकार था उन्होंने छीन छीन के पढ़ी। और चूंकि ये सब अधिकार आपने दे रखा है, चाहे मांग के पढ़ो चाहे छीन के पढ़ो, इसलिए पैसे वैसे किसी ने नहीं दिए किताब पे खरीद तो क्यों दे दिए होंगे। ये आपका उदार हृदय है। तो ये मंच के प्रबंध जो है, इस पर मैं चर्चा करूं इससे पहले मैं कहूंगा ये किताब सभी चारों पुस्तकों में सबसे अधिक रोचक, और कितनी रोचक होगी जब मृदु जी अभी बोल रहे थे और एक दो संस्मरण सुना रहे थे, तो आपको लगा होगा कि कितने रोचक वो संस्मरण है जो वो सुनाए आपको। तो वैसे ही रोचक संस्मरण जिस कृति में होंगे, वो कृति पढ़ने का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा। आप सबके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई होगी। तो मैं इस कृति के लोकार्पण पर कमलेश मौर्य मृदु जी को अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करता हूं। आपकी भावनाएं और इसके साथ आप सबका अभिनंदन करता हूं कि इस पुनीत अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पढ़ने की जब इच्छा हो तो दो में से जो युक्ति अच्छी लगे वो अपना लीजिएगा, मांग के पढ़ लीजिएगा या छीन के पढ़ लीजिएगा, और खरीद के पढ़ेंगे तो ये आपका बड़प्पन होगा। आजकल समस्या यही है कि कोई पुस्तक को पढ़ता नहीं है, अगर दे भी दिया तो रख देता है। और मांग के पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, खरीद के पढ़ना उससे बड़ी बात है। और मैं इन सबके आगे बड़ी बात यह समझता हूँ कि पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कोई पाठक लेखक को प्रस्तुत कर दे किसी बहाने से, तो ये उसकी पुस्तक के लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो ये उपहार आप मृदु जी को अवश्य देंगे। और एक जिम्मेदारी मेरी है, मैंने पूरी कृति को पढ़ा है और पढ़ने के बाद ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि इस कृति को प्रारंभ करने के बाद आप बिना पूरी पढ़े नहीं छोड़ पाएंगे, ये मेरा उत्तर है। अभी जो आप संस्मरण सुना रहे थे मुझको लेकर के, तो मैंने वही संस्मरण चुना था अपने वक्तव्य में आपके समक्ष रखने के। वो मृदु जी ने पहले ही चुरा लिया और वो सबसे प्रिय संस्मरण मेरी दृष्टि में इसमें था, उनकी दृष्टि में भी था, तभी उन्होंने उसका उदाहरण दिया। पूरी जो उस समय जो निर्भय हाथ ऋषि जी थे, उसी संस्मरण की बात मैं करना चाहता हूँ थोड़ी सी। वो आपने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। वो इतने बड़े व्यक्तित्व थे, उनके लिए एक ही शब्द प्रयोग किया करते थे संचालक ने बताया कि काव्य के हाहा होती हस्ताक्षर। आशु कवि थे, हर तरीके के तू तड़ाक करना, प्रत्युत्पन्न मति भी उनके पास थी और विद्वता भी थी, काव्य भी था। तो वो
काव्य के हाहा होती हस्ताक्षर, मंच के हाहा होती हस्ताक्षर। और उनके आगे संचालक हमारे मृदु जी थे। उस समय इनका काव्य मंच का प्रारंभिक जीवन था। वो तो आपने स्वयं ही कह दिया, मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन याद दिला रहा हूं। तो ऐसे दो लोग आमने सामने थे, एक बिल्कुल नवांकुर और एक इतना स्थापित महान व्यक्तित्व। फिर संवाद कैसे हुआ वो तो आपने सुना। जो छूटी हुई बात है वो मैं बताना चाहता हूँ, वो इस संस्मरण में नहीं है, कि जब अगले कवि सम्मेलन का दायित्व मुझको सौंपा गया, मैं रामलीला का कवि सम्मेलन होता था, मैं उसका संयोजक हुआ करता था। तो ये वाला हो गया जो आपने बताया। अगले वर्ष जब दूसरा कवि सम्मेलन आया तो मेरी शर्त ये होती थी कि आप हमको पैसे बताइए, इतने पैसे में, इतने बजट में कवि सम्मेलन कराना है। इसके बाद आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसको मन होगा उसको मैं बुलाऊंगा और उसी में से जिसको मन होगा उतने पैसे में दक्षिणा में दिलाऊंगा। हाँ, ये है वो देंगे आप अपने हाथ से ही, बीच में कोई मध्यस्थता मेरी नहीं होगी। अपने को साफ सुथरा रखने के लिए मैं नहीं करेगा, लेकिन हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो दूसरे कवि सम्मेलन का दायित्व जो मुझे सौंपा गया संयोजन का, तो सौंपने वाले ने बेधड़क कहा कि मैं हस्तक्षेप थोड़ा अवश्य करूंगा। भाई ऐसा है तो बताइए क्या करेंगे। बोले कवि सम्मेलन का जो संचालन है वो मृदु जी ही करें। इतना स्नेह आपने उस मंच से, उस संचालन से अर्जित कर। तो ये छोटी सी बात रह गई थी जो मुझे जोड़नी थी उसमें। ये जो संस्मरण का एक अपने विधा है, ये देखने में तो बड़ी साधारण लगती है कि कोई आदमी उसके जीवन में जो कुछ घटित हुआ हो उसको लिखते संस्मरण हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत है। एक तो इसमें संस्मरण लिखने वाला उत्तम पुरुष में लिखता है, मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वहां रहा, मैं इसमें मौजूद रहता है। और जब मैं उपस्थित होता है तो मैं के साथ उसका अहम भी आ जाता है, ये स्वाभाविक है। मगर संस्मरण की विशेषता होती है कि घटनाक्रम में मैं तो उपस्थित होता है, घटना का वर्णन मैं करता है, लेकिन मैं का अहम उस वर्णन में कहीं भी आने नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी संस्मरण की वो प्रत्येक पात्र को बहुत ही निरपेक्ष दृष्टि से, पूरी ईमानदारी के साथ तटस्थ होकर के देखता है। और सबसे बड़ी बात है वो खुद को भी, अपने को भी वैसी ही तटस्थ दृष्टि से देखता है, निरपेक्ष दृष्टि से देखता है। और जब अपने बारे में बात करता है तो ऐसे बात करता है, उसकी बात को पढ़ें तो आपको लगेगा जैसे वो नहीं कोई दूसरा कह रहा हो। कहीं पर भी उसका अपने साथ कोई मोह नहीं होता है कि हम अपने को इतना सा बढ़ा के व्यक्त कर दें। जहाँ का तहाँ वो अपने को रखता है और नीचे भी दिखाने का कोई औचित्य नहीं होता है। ऐसा भी नहीं संस्मरण में है हम अपने को बहुत नीचे दिखा करके ही उदारता लोगों की अर्जित करें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ईमानदारी का कारण है कि न रत्ती भर अधिक होने पाए, न रत्ती भर कम होने पाए। इस ढंग से वो अपने को व्यक्त करे और पूरी ईमानदारी के साथ वो अन्य पात्रों को व्यक्त करे जो संस्मरण में आते हैं। और इस कार्य में हमारे मृदु जी मेरी दृष्टि में जो पढ़ने पाया है 100% सफल हुए हैं। जैसा कि
ये संस्मरण कुंड है दक्षिण। संस्मरण कोई कहानी नहीं होती है, कोई लोक कथा नहीं होती है। एक तरीके की घटनाएं होती है जो व्यक्ति अपने जीवन की बताता है, तो वह घटनाएं उतनी ही प्रामाणिक होती हैं जितना वो व्यक्ति प्रामाणिक होता है, और उसको भविष्य में एक प्रमाण के रूप में ग्रहण किया जा सकता है बिना किसी संकोच से। इतनी यथार्थता उसमें होती है, उसमें बनावटीपन नहीं होता है, किसी स्थान को छुपाता नहीं, किसी व्यक्ति को छुपाता नहीं है, सब चीज जो भी तौला के रखता है। तो वो एक साहित्य में एक प्रमाण बन जाता है कि भूतकाल में ऐसा कभी हुआ था। और वो संस्मरण बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो संस्मरण आप देख रहे हैं मंच के प्रपंच, यह एक कवि के द्वारा कवियों के संस्मरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये अपने में एक अलग प्रकार का अनोखा संस्मरण है, और ये कार्य पहले भी इससे हुआ है। वास्तव में संस्मरण जहां तक मैं जानता हूं, इसका लेखन बाल मुकुंद गुप्त जी ने 1907 में प्रारंभ किया था, मेरी जानकारी में है, जैसा मैं बता रहा हूं। और उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र का संस्मरण एक लिखा था, वहां से संस्मरण का प्रारंभ हुआ है हिंदी साहित्य में, पाश्चात्य साहित्य की बात नहीं है। कुछ लोगों ने उससे 2 साल पहले एक संस्मरण लिखा था स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने, उसको मानते हैं कि वो पहला संस्मरण था, लेकिन वो ना मैं मानता हूं ना अधिकतर लोग मानते हैं, क्योंकि वो अमेरिका की उनकी यात्रा का संस्मरण था, और वो यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आ जाता है, वो सामान्य संस्मरण नहीं आता है। फिर जैसा संस्मरण हमारे मृदु जी ने लिखा है, इस परंपरा के संस्मरण सबसे जो प्रभावशाली लिखे गए हैं, जिनको हम रेखांकित कर सकते हैं, वो रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी ने 1944 में लगभग लिखे हैं संस्मरण। तो उन्होंने वैसे तो गांधी जी, मालवीय जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संस्मरण लिखे, लेकिन उन्होंने कवियों के संस्मरण लिखे, जिनमें जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी आते हैं, ऐसे कवियों के संस्मरण। और कवियों के संस्मरण को लिखने की उस परंपरा को एक संस्मरण की कृति के रूप में आज जो प्रस्तुत किया है मृदु जी ने, ये उसके लिए विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। और इनकी भाषा शैली को पढ़ के मुझे ये लगता है कि जो संस्मरण की भाषा शैली होनी चाहिए, 99% वही शैली, उसमें बनावटीपन नहीं होता है, उसमें साहित्यिकता नहीं होती, वो वर्णनात्मक होती है, वृत्तात्मक होती है और चित्रात्मक होती है। वो घटना का चित्र खींचता है, स्थान का चित्र खींचता है, व्यक्ति का चित्र खींचता है, और कैसे शब्दों में खींचता है, ऐसे सरल शब्दों में खींचता है जैसे बोलचाल में प्रयोग किया है। मृदु जी ने अपने संस्मरण उस भाषा में लिखे हैं जैसे कभी अपनी चौपाल में बैठ के मृदु जी अपने इष्ट मित्रों को सुनाते रहे हों कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था, कभी ऐसा, ऐसी सरल भाषा है, तो पढ़ने में सीधे सीधे पाठक के हृदय में उतर जाती है। इसके साथ ही जिस युग से इन्होंने संस्मरण लिखना प्रारंभ किया है, उस युग से आज तक लगभग थोड़े थोड़े अंतर से संस्मरण मिलेंगे। मैं बता दूं कि आप हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, तब इन्होंने एक कवि सम्मेलन को देखा था, उसमें इनकी भूमिका कुछ नहीं थी, दृष्टा थे,
साक्षी थे, और उस दृष्टि से जो वो संस्मरण लिखा है वो पहला संस्मरण है। हाई स्कूल में कब रहे होंगे अंदाजा लगा लीजिए। उस समय से लगा के आज तक के मंचों का जो इतिहास है उसकी एक झांकी आप इस कृति में देख सकते हैं, जिसका नाम है मंच के प्रपंच। उसमें वो इतिहास पूरा दिखाई देगा। घटनाओं के ऐसे बिंब दिखाई देंगे कि आपको लगेगा कि हमारा काव्य मंच कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कहाँ तक गया, और कहाँ तक जाते जाते अब कहाँ पहुँचा है, अब कहाँ जा रहा है, सारा परिदृश्य उसके भीतर दिखाई देगा। इस प्रकार से यह किताब जहाँ रोचक है वहीं एक साहित्य की और खास तौर से काव्य मंचों की बहुत बड़ी धरोहर है। मैं अधिक संस्मरण नहीं सुनाऊंगा, वैसे तो मेरा मन था सारे संस्मरण सुना दूं, क्योंकि इसमें एक संस्मरण ऐसा भी है जिसमें एक कवि जबरदस्ती मंच पे पहुंच गए तो संचालक जी गए, उनको लपक दिया अपनी बाहों में। आयोजक श्याम जी ने, मैं इसी में से बता रहा हूँ, अपनी बातें नहीं है, उन्होंने उनको अपनी बाहों में भर लिया। बाहों में भर के आलिंगन करने के लिए नहीं, बाहों में भर के उनको उठा के ले गए मंच के बाहर का। ऐसी भी घटना इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो जब ऐसी घटनाएं आपके संस्मरण में घट सकती हैं तो आज भी कोई घटित हो जाए तो कोई बात नहीं है। मैं भी कहूँगा मैं सारे संस्मरण सुना के ही यहाँ से हटूंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घबराइएगा नहीं। अब देखिए, संस्मरण में एक ईमानदारी बहुत चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है कि हम अपने को, हर व्यक्ति अपने को प्रकाशित करना चाहता है, बड़े से बड़ा सिद्ध करना चाहता है। संस्मरण में यह मोह पूर्णतः त्यागना पड़ता है। और अगर संस्मरण लिखने वाला व्यक्ति उन घटनाओं को भी सामने ले आता है जहां पर दूसरे व्यक्ति ने उसको प्रभावित किया और वो कहीं पर अपना प्रभाव छोड़ने में पीछे रह गया हो और दूसरे के प्रभाव में स्वयं आ गया हो, ऐसी परिस्थिति का अगर वो चित्रण करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी ईमानदारी है, बहुत बड़ी निष्ठा है और संस्करण लेखन के लिए उसका ये बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक ऐसा ही संस्मरण सुनाने जा रहा हूँ जिसमें सुनिएगा कि मृदु जी ने मात खाई, मृदु जी ने जहां पर मात खाई। और अगर मैं ये संस्मरण सुनाता तो चिंता का विषय हो जाता, लेकिन संस्मरण तो मृदु जी का है और वो खुद ही बता रहे हैं कि मैं कहाँ मात खाया। सुनिएगा, तो मैं पूरा पढ़ूं तो आनंद नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ूंगा, थोड़ा बताता रहूंगा। कानपुर में एक अधिवेशन था, उस अधिवेशन में मृदु जी गए थे और वहां से जब लौट रहे थे बस से, तो बस की जिस सीट पे बैठे उसके आगे दो महिलाएं बैठी हुई थी, वो भी उसी अधिवेशन से आ रही थी। इसमें अधिवेशन से ही आता है। एक का नाम था गायत्री और दूसरी का नाम था लक्ष्मी। इनके सामने वाली सीट पे ये बैठी थी। नाम तो बताना नहीं चाहिए था, पहले संस्मरण का आनंद उसी में था, लेकिन अब इनका मन हुआ कि सामने बैठी महिलाएं हैं, जरा इनसे कुछ संपर्क करें, परिचय करें, आगे के लिए संबंध बढ़ाएं। तो इन्होंने धीरे से उनका नाम पूछ लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना नाम बता दिया। एक थी गायत्री, दूसरी थी लक्ष्मी। गायत्री ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी
और लक्ष्मी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी। अब इनका मन था कुछ हम और आगे बात बढ़ाएं, खाली इससे बात बनेगी नहीं कि भाई नाम क्या है, ये है, आपका नाम क्या है, ये है, बात खत्म हो गई। अगर बात खत्म हो गई तो फिर बात करने वाले मृदु जी कैसे हो सकते हैं? मृदु जी हैं तो बात आगे बढ़ेगी। तो इन्होंने एक पर्ची लिख करके उन दोनों को थे, आगे की सीट पे वो थी, तो एक पर्ची लिख के उनकी ओर बढ़ा दी। पर्ची में क्या लिखा सुनिएगा। गायत्री के संग में लक्ष्मी जी हैं आज। गायत्री ने नीली साड़ी पहन रखी थी, लक्ष्मी जी ने लाल। गायत्री के संग में लक्ष्मी जी हैं आज, ज्यों नीलम के साथ में मूंगा रहा विराज। ज्यों नीलम के साथ में मूंगा रहा विराज। अब वो पर्ची जब उनके पास पहुंची होगी तो वो कितना प्रभावित हुई होंगी। तो उन्होंने भी एक पर्ची में उत्तर लिख के आप वो उत्तर सुनिएगा। इनका नाम तो आप सब लोग जानते हैं, कमलेश में हम थोड़ा बताना चाहते हैं, कमल धन ईश। अब उनकी पंक्तियां, उन महिलाओं ने जो पंक्तियां दी, आप लिखते हैं, कुछ समय पश्चात लक्ष्मी जी ने मुझे एक पर्ची पकड़ा दी, ये लिखकर, नाम कमल संग ईश है, नाम कमल संग ईश है, मधुर मृदुल कर गात। जरा इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा, तब आगे का आनंद आएगा। नाम कमल संग ईश है, मधुर मृदुल कर गात। हाथ और शरीर मधुर और मृदुल। नाम कमल संग ईश है, मधुर मृदुल कर गात। नित नवीन हर बात में, नित नवीन हर बात में ले निकाल नई बात। नवीन हर बात में, भाई जो इनका लक्षण था साक्षात उन्होंने दोहे में लिख दिया। मगर मृदु जी कहाँ मानने वाले, इन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रत्युत्तर जो दिया है उसमें एक मीठी चुटकी ले दी। और क्या लिखा है सुनिएगा। उस समय आयु आपकी यह नहीं थी जैसा आप देख रहे हैं, उस समय युवा थे। ये बताना जरूरी है इस चुटकी के पीछे। तो इन्होंने लिखा, बात से बात निकालता ये है सबको ज्ञात। बात से बात निकालता यह है सबको ज्ञात। कैसे जाना बिन छुए, कैसी है ये गान? मधुर मृदुल गात। कैसे जाना बिन छुए, कैसे है करगात। कैसे जाना बिन छुए, कैसे है करगात। अब आगे क्या हुआ? उन महिलाओं ने, खास तौर से लक्ष्मी जी जो हैं वो ज़्यादा सक्रिय थी, वही कवित्री थी। तो उन्होंने थोड़ी देर में जवाब लिख के पर्ची भेज दी। अब देखिएगा, अगर ये घटना हमारे साथ हुई हो तो हम दबा ले जाएंगे, लेकिन मृदु ने इसको दबाया नहीं। पुस्तक में लिखित प्रमाण के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में एक इतिहास बना के प्रस्तुत कर दिया। उस महिला ने, लक्ष्मी जी ने क्या लिखा, इन्होंने क्या कहा था कि भाई छुआ तो नहीं तुमने, बिना छुए कैसे जान गई? बिना छुए जान नहीं सकती कि मेरे हाथ और शरीर सब मधुर है। तो जवाब भूल जाएगा भाई, वो जवाब सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। अब मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ, अरे वो उत्तर ऐसे हैं उनके कि अच्छे अच्छे पानी मांग जाएंगे। सुनिएगा, लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया,
गोद खेल कर मातु की, गोद खेल कर मातु की, पूत बढ़त कई हाथ। गोद खेल कर मातु की, पूत बढ़त कई हाथ, ज्ञात नहीं क्या आपको जो पूछी यह बात। मैं इसमें महानता माँ बन गई। लक्ष्मी जी की तो व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन आपका ध्यान उस लेखक की महानता की ओर आकर्षित कर रहा हूं जिसने इस बात को दरिया दिली के साथ अपने संस्मरण में लिखा है। वो बताइए। तब मृदु जी ने बिल्कुल अपना रुख पलट दिया। वो जो चुटकी लेने में इनकी भावना थी बदल, और बदल गई तो क्या लिखा कि ऐसा स्पष्टीकरण दे न सकेगा अन्य। स्वीकार किया कि ऐसा स्पष्टीकरण दे न सकेगा अन्य, लक्ष्मी गायत्री की गोद पा आज हुआ अमृत धन्य। ऐसे महान व्यक्तित्व को और उसकी लेखनी को वास्तव में मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। ये बात अलग है कि उन महिलाओं ने कोई 24 वर्ष के बाद में 28 साल के बाद में उन्होंने आपको याद किया, आपका फ़ोन नंबर कहीं से कलेक्ट किया था नहीं, ढूंढ ढांड के पूछ पाछ के निकाला और आपको अपने यहाँ बुलाया। जब ये संस्मरण सुनाए तब मुझे ध्यान में आया। और उस समय सब संस्मरण सुनाए और आपका वहाँ पे सम्मान किया। वो कवि सम्मेलन था, तो जब वो अच्छा तो आप लिखते हैं कि तब उन्होंने कहा कहीं से मेरा नंबर खोज कर लगभग 28 साल बाद मुझे अपने विद्यालय में होली मिलन पर एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया। वो मेरा परिचय कराते हुए 28 साल पुरानी इस घटना को वर्णन करते हुए सार्वजनिक रूप से ये वार्तालाप सुनाया, सार्वजनिक रूप से मंच से। तभी सभी लोगों ने जमकर प्रशंसा की। वो मेरी 28 वर्ष पुरानी यात्रा की स्मृति मानो साकार हो उठी, जिसकी सुखद अनुभूति आज भी नहीं हुई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि संस्मरण लिखना आसान नहीं होता है। इतना निष्पक्ष होना, इतना तटस्थ होना, इतना ईमानदार होना अन्य पात्रों के साथ और स्वयं अपने साथ बहुत कठिन होता है। और उस कठिन कार्य का निर्वाह मृदु जी ने अपने संस्मरणों में कैसे किया है, ये आप इस संस्मरण को सुनने के बाद अवश्य थोड़ा सा समझ गए होंगे, आपको अनुमान कर गया होगा। और ये मैं नहीं मानता कि इस किताब का शीर्षक जो है उसमें कोई कमी है। मंच के संस्मरण हैं, लेकिन प्रपंच भी है। अगर आप पूरे संस्मरण पढ़ेंगे तो उसमें मंच के प्रपंच भी पाएंगे। ये बातें कोई बताता नहीं है, कहने में नहीं आती हैं। एक घटना है, ये संस्मरण बहुत अच्छे से लिखा है, मैं पूरा पढ़ूंगा बहुत समय लगेगा। तो उसमें घटना यह है कि एक कवि सम्मेलन में डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी उपस्थित थे। ये भी नाम वैसे ही थे जैसे कि निर्भय हाथरसी जी का नाम मैंने लिया, वैसे ही ये भी डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी कवि सम्मेलन के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे और वो प्रायः संचालन करते थे, आशु कविता में करते थे, लेकिन उस मंच पर उनको संचालन नहीं दिया गया। तो अध्यक्षता बनती थी, लेकिन वो अध्यक्षता भी उनको नहीं दी। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ
अभी आप पढ़िएगा, मैं सारी बातें बता दूंगा तो आप किताब में क्या पढ़ेंगे। तो अवस्थी जी ने, अब सारी बातें मैं छोड़ करके कुछ झलकियों की ओर ले चलता हूँ कि वो तो मैं बता ही चुका हूँ, इसी मंच की घटना थी जब वो कब पढ़ने आ गए और इसके आयोजक श्याम जी उनको अपनी गोदी में टांग करके बाहर ले गए कि भाई हमारे माइक को बख्श दो, आपको पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, जब बुलाया जाए तो पढ़िएगा। तो अवस्थी जब खड़े हुए, संभवतः अध्यक्ष जी से पहले, हम पढ़ना नहीं चाहते, पूरा अपनी याददाश्त से बता रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आशु कविता में जितने कवि पढ़ के गए थे उनके बारे में टिप्पणियां, और उन्हीं के बीच में वो दो पंक्तियां और पढ़ गए। क्या? कल के लड़के आज मंच पर आ जाते हैं, कल के लड़के आज मंच पर आ जाते हैं, उल्टी सीधी तुकबंदी कर अपना राग जमा जाते हैं। ये उन्होंने व्यंग कर दिया। अब आज के लड़कों में गिनती उस समय मृदु जी की थी, इनको वो बात लग गई। मेरा पहला बड़ा मंच, पहला बड़ा मंच था, बताइए, पहली बार इतने बड़े मंच पे पढ़ने गए, तो ये वो पंक्तियां अपने हृदय में लिए बैठे रहे, वो इनको पीसती रही भीतर भीतर। इतने बड़े महान कवि ने जो नामांकनों के लिए दो पंक्तियां पढ़ दी, उन नामांकनों में मैं भी आता हूँ। बोतल पेपर की तरह लीक हो रही है। त्वरित कार्रवाई की। ज्यादा तो इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो उसी बीच ये कहीं मंच के पीछे गए, एक चक्र समाप्त हो चुका था, दूसरा चक्र होने वाला था। आदरणीय ब्रजेंद्र अवस्थी जी, मैं आपको ये बता दूं, मेरे रिश्ते में चाचा लगते हैं, मेरे गांव के ही वो है। अलीगंज मेरा गांव है और अलीगंज ही उनका जन्म स्थान है। ननिहाल उनका लखीमपुर था, तो अपना परिचय लखीमपुर का ही प्रायः देते रहे, लेकिन उनका जन्म स्थान अलीगंज था। तो मेरे वो चाचा लगते थे, ये भी आप जाने। तो मंच के पीछे इन्होंने क्या देखा, वो मैं इन्हीं के शब्दों में सुना रहा, मृदुल जी के शब्द। और देखे लिखा है, निर्भीकता, बहुत साहस की बात है। तभी एक घटना ऐसी घटी कि मुझे मौका मिल गया। हुआ ये कि डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी खिन्न थे, उन्हें संचालन नहीं दिया गया, जबकि उस समय कुशल संचालक के नाते मंचों पर उनकी धाक थी। उन्होंने श्याम जी से कहा, ये मंच के पीछे की बात है, मुझे पारिश्रमिक दे दीजिए और दूसरे चक्र से पहले नंबर पे ही पढ़वा दीजिए, मुझे तुरंत कल के कवि सम्मेलन हेतु निकलना। वे मंच के पीछे हिसाब किताब कर रहे थे और मैं उधर से वापस आ रहा था, तो मंच के पीछे डॉक्टर साहब आयोजक को डांट रहे थे। एक तो मेरी बाटा नई चप्पल चोरी हो गई, उस पे आप इतना कम पारिश्रमिक दे रहे हैं, अमुक स्थान पर मुझे उतना मिल रहा था, वह संचालन भी करना था, उसे छोड़कर मैं आपके आग्रह पर आया, इससे कम तो मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। आयोजक श्याम जी बेचारे रुआंसे हुए, फिर जैसे तैसे मामले को निपटाया। इधर दूसरे चक्र के प्रारंभ में ही डॉक्टर कैलाश गौतम जी जो संचालक थे इलाहाबाद वाले, उन्होंने डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी को वायदे के अनुसार बुला लिया। उस समय एक बहुत अच्छी उनकी रचना थी जिसमें देश की राजनीतिक व्यवस्था पर उन्होंने कटाक्ष किए थे, वो पढ़कर जमकर वाहवाही लूटी। देश को अब ऐसा नवनिहाल चाहिए, माँ की लाज को बचा ले ऐसा लाल चाहिए, वो ओज के कवि थे। अब आगे की बात चलती रहेगी, बीच में सुनिए। आगे एक बात सुना रहा हूँ कि जब मृदु जी को
अवसर मिला, लोगों ने तालियां बजाकर हाथों हाथ लिया तो मेरा साहस और बढ़ गया। मृदु जी पढ़ रहे थे, कुछ पढ़ा सुना दे वो भी। खैर मेरी अपेक्षानुसार उन्होंने अपने काव्य पाठ के पश्चात सीधे मुझे आमंत्रित कर लिया, ये मृदु जी कह रहे हैं। तो डॉक्टर अवस्थी जी की टिप्पणी से राहत था ही मैं। माइक पर पहुंचते ही अपनी शैली का प्रयोग करते हुए जिस तर्ज में संचालक जी पढ़ गए थे उसी तर्ज पर, ये उसी तर्ज में तुरंत बना के पढ़ देते हैं, उसी तर्ज में सुना भी देते हैं, माँ की कृपा है। तो उसी तर्ज में मंच के पीछे घटी घटना पर व्यंग किया। अब व्यंग किए। संचालक जी बोल बामन लागे, हम तो कविता गावन लागे, उल्टी सीधी तुकबंदी कर अपना राग जमावन लागे। अब ये खुद कह रहे हैं, यतने माँ चुपचाप आई के गांठ ले गवा चप्पल कोई, उनकी बाटा चप्पल। इतने यतने माँ चुपचाप आई के गांठ ले गवा चप्पल कोई, कहो फलाने अब का होई, कहो फलाने। बात यहीं पे नहीं छोड़ दी। लोगों ने तालियां बजाकर हाथों हाथ लिया तो मेरा साहस और बढ़ गया, मेरा अहंकार जग गया। अब देखिए ये पंक्ति नोट करने वाली है कि लेखक खुद लिख रहा है कि तालियां बजी, मुझे लोगों ने अपने हाथों हाथ ले लिया तो मेरा अहंकार जग गया। कितना निरपेक्ष होकर के अपनी बात को कह रहे हैं, नहीं तो क्यों कहने की जरूरत थी इनको कि मेरा अहंकार जग गया। मेरा साहस और बढ़ गया, मेरा अहंकार जग गया और मैंने कहा इस मंच पर कोई केवल पैसे को महत्व देने वाला व्यवसायिक कवि नहीं है, ये अच्छी बात है। पर जहां ऐसा होता है वहां मंच के पीछे कवि व संयोजक लड़ते झगड़ते दिखते हैं। यह दृश्य डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने अपनी कविता में छोड़ दिया। मुझे कुछ परेशानी है, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी के सुना रहा हूँ आपको। और इसी के साथ बात भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भीतर भीतर ये सवाल पल रहा होगा कि आखिर आप समाप्त कब करेंगे। तो मैं बता दूं इसी के साथ मैं अपनी बात डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने अपनी कविता में छोड़ दिया था, जो छोड़ दिया है, मृदु जी कह रहे हैं, मैं उन्हीं की शैली में मंच के पिछवाड़े का एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब वो चित्र क्या है जरा देखिए। वो मंच पर तो खूब हैं दहाड़े देखिए, वो मंच पर तो खूब हैं दहाड़े देखिए, 16 दूनी 8 के पहाड़े देखिए, आदर्शवाद जो बखानते हैं मंच पर, उनको तो जरा मंच के पिछवाड़े देखिए। प्रभा जी बताइएगा, मंच के प्रपंच का नाम गलत है? सही है। आगे कहते हैं, लेकिन उन्हीं की आज जमाने में शान है, कीमत है ऊंची और बुलाने में शान है, महंगा है माल इसलिए नहीं कि खरा है। हाँ क्या बात कही, महंगा है माल इसलिए नहीं कि खरा है, ISI की मोहर का उस पे निशान है। कटाक्ष करने का ढंग देखिए, होगा ही टिकाऊ वो कि टाटा की मोहर है, कम होंगे नहीं रेट के बाटा की मोहर है, हम जैसों का क्या मार्ग दे करके टालिए, अपने बजट में तो सिर्फ घाटा की मोहर है, अपने बजट में तो सिर्फ घाटा की मोहर है। लेकिन कोई कविता हमारा पेशा नहीं। ये युवा कवि मृदु जी बोल रहे हैं उस मंच पर कि लेकिन कोई कविता हमारा पेशा नहीं है, इसीलिए स्वभाव मेरा वैसा नहीं है, कविता को तपस्या की तरह मानता हूँ। क्या बात, कविता को अब ब्रजेंद्र जी सुन रहे हैं और पीछे की घटना आपको हम बता चुके हैं, ध्यान दीजिए। उस समय ये कहते हैं, कविता को तपस्या की तरह मानता हूं मैं, मेरे लिए महत्वपूर्ण पैसा नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण कविता के सहारे पलता परिवार नहीं है। कविता के मृदु जी कह रहे हैं उस मंच पर, ब्रजेंद्र जी बैठे हुए हैं, कविता के सहारे पलता परिवार नहीं है, कविता हमारी रोटी का आधार नहीं है,
श्रद्धा से जो मिले उसे स्वीकार कीजिए। कविता हमारी पूजा है, व्यापार नहीं है। हमको सभी का स्नेह मूल्यवान चाहिए, पैसा नहीं मृदु आपसे सम्मान चाहिए, पैसा नहीं आपसे सम्मान चाहिए। है अब इसके बाद क्या स्थिति हुई होगी ये तो वही भीतर भीतर जानते होंगे। लेकिन आगे मैं घटनाएं नहीं सुना रहा हूँ, मैं संस्मरण लेखक की विशिष्टताओं का आगे रख रहा हूँ। एक तो जो वो अपना सब कुछ बता जाते हैं, यहाँ मेरा अहंकार जागृत हो गया, छोटी बात नहीं है बोलना। फिर आगे वो कहते हैं, पर 2-4 दिन बाद जब मेरे सर से अहंकार का भूत उतरा, पर 2-4 दिन बाद जब मेरे सर से अहंकार का भूत उतरा तो मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने सार्वजनिक मंच से इतने बड़े व्यक्तित्व पर टिप्पणी कर दी, पता नहीं वे कितने नाराज होंगे। तो पूरा नहीं पढ़ के ऐसे बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि इनका बदायूं जाना, वो बदायूं उस समय रहते थे, तो इनका बदायूं जाना हुआ और बदायूं में जाकर के इन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, श्रद्धेय तो थे ही, और अपनी बात भी कही कि भाई मैं ब्रजेंद्र अवस्थी से मिलने उनके घर गया, उनके चरण स्पर्श करते हुए क्षमा मांगी तो उन्होंने पीठ ठोकते हुए कहा, यहाँ एक बड़ी घटना हो गई सुनिएगा। उन्होंने पीठ ठोकते हुए कहा, अरे यह सब मंच पर चलता ही रहता है। मुझे तो खुशी हुई जब तुमने मेरी ही शैली में मुझे आशु कविता में चुनौती। क्या बात मैं तुम्हें, ब्रजेंद्र अवस्थी कह रहे हैं मृदु जी से, मैं तुम्हें एक समर्थ आशु कवि होने का आशीर्वाद देता हूं। अब ब्रजेंद्र अवस्थी की महानता को किस तरीके से आपने यहाँ पर शब्दायित किया है, शब्दों में अपने उतारा है, शब्द में कैसे उसका बिंब खींचा है, ये वंदनीय है, अभिनंदनीय है। अंत में वे कहते हैं कि अवस्थी जी कहते हैं, तुम हमारी परंपरा को आगे बढ़ाओगे और यश प्राप्त करोगे। यह थी उनकी दरिया दिली, वह स्नेह पाकर गदगद हो गया। उनका यह आशीर्वाद मुझे फलीभूत हो रहा है। आज मंचों पर आशु कवि के रूप में मेरी पहचान। तो ऐसे बहुत से संस्मरण आप पढ़ेंगे, और संस्मरण के लिखने में जो सबसे बड़ा कौशल है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो ईमानदारी है, निष्पक्षता से प्रत्येक पात्र का मूल्यांकन करना जो घटना से जुड़ा हो, और स्वयं अपना भी उसी निष्पक्षता से मूल्यांकन करना। जो मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए उनसे आपको अनुमान लग गया होगा कि कमलेश मृदु जी साधारण संस्मरण लेखकों में नहीं गिने जाएंगे, बहुत विशेष प्रकार के उत्कृष्ट संस्मरण लेखकों में गिने जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसके साथ मैं उनको बधाई देता हूँ, उनकी लेखनी को बधाई देता हूँ, उनकी इस कृति को बधाई देता हूँ। यशस्वी हों और उनकी लेखनी उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।